नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। अप्रैल 2026 लंदन के चैथम हाउस में एक बैठक हुई। वॉशिंगटन डीसी के हुडसन इंस्टीट्यूट में एक संवाद हुआ और बर्लिन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में एक मुलाकात हुई। ये कोई राजनयिक दौरे नहीं थे, ये थे आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के डैमेज कंट्रोल मिशन के दौरे। एक तरफ विदेशी थिंक टैंक, सांसद, नीति निर्माता, दूसरी तरफ एक संगठन जिसे अमेरिका की एक सरकारी संस्था ने दशकों से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में संलिप्त बताया है। सवाल बहुत सीधा है, जब देश के अंदर अल्पसंख्यकों पर हमले 13% बढ़ रहे हों, जब ईसाई समुदाय पर हमलों में 41% का उछाल आया हो, तब एक संगठन दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्रों की राजधानियों में जाकर अपनी छवि सुधार अभियान चला रहा हो, तो पैसा कहां से आ रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? ये एक पीआर टूर नहीं है, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। 1925 नांग पर एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने एक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना की। नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन इसकी वैचारिक जड़ें कहीं और से आती थी। नाजी जर्मनी ने जो किया अपनी जाति की शुद्धता की रक्षा के लिए, ये हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। ये एमएस गोलवलकर, आरएसएस के दूसरे प्रमुख की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइन, जो 1939 में लिखी गई, उसकी लाइन है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो नींव है जिस पर आरएसएस का वैचारिक ढांचा खड़ा हुआ है। 1948 में आरएसएस पर पहली बार प्रतिबंध लगा जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और हत्यारा आरएसएस का पूर्व सदस्य निकला। लेकिन संगठन बचा रहा, फला फूला, और आज 2500 से ज्यादा दक्षिणपंथी संगठनों के नेटवर्क संघ परिवार का मुखिया बन गया है। जो दिखता है वो है आरएसएस का सांस्कृतिक चेहरा, योग शिविर, सेवा कार्य, विद्यालय, अस्पताल। जो नहीं दिखता वो है डेटा। अगर आप इसको और डिटेल में समझें तो ये खेल सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वोटर लिस्ट की सफाई कहा जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। ये दिखता नहीं है, सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन लोकतंत्र की नींव को चुपचाप खोखला जरूर कर रहा है और कई सारे विश्लेषकों में ये बात आई। और फिर यूएस सीआईआरएफ की एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट किसी वामपंथी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है, ये एक बाकायदा अमेरिकी सरकारी आयोग की रिपोर्ट है और इसी ने आरएसएस को हिला दिया। क्योंकि अगर ये सैंक्शन लागू हो गए तो आरएसएस का पूरा डायस्पोरा फंडिंग नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है। 3S का एक फ्रेमवर्क है जो यहाँ समझना जरूरी है आरएसएस के कॉन्टेस्ट। पहला, शैडो बैंकिंग। आरएसएस का पैसा कहां से आता है ये कोई नहीं जानता ठीक। आरएसएस एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वो ऐसा है जो किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को भी शर्मिंदा कर दे या ना कर दे। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का तो दावा है, लेकिन असल अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कहीं नहीं है। जिन देशों में वो रहते हैं वहां के सभी अधिकार भोगते हुए वो चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। ये बात अपूर्वानंद ने कहा है, हिंदी प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये कहा। दूसरा, सोवरन रिस्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूएस सीआईआरएफ की सिफारिशें मानी जाती हैं तो अमेरिका ने आरएसएस नेताओं पर टारगेटेड सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए, तो भारत अमेरिका संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पीएम मोदी, जो 72 से आरएसएस के सदस्य हैं और 87 से बीजेपी में हैं, एक सैंक्शन्ड ऑर्गेनाइजेशन के वैचारिक वारिस की छवि के साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर पाएंगे? ये सिर्फ आरएसएस का संकट नहीं है, ये भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का संकट भी है। और तीसरा, सिस्टमिक लीकेज। होसबोले ने लंदन में कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल डेमोक्रेट एमपी के साथ डिनर किया। ह्यूडसन इंस्टीट्यूट, जो वॉशिंगटन डीसी का एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उससे मुलाकात हुई। जर्मनी में कोनार्ड एडेड्योर फाउंडेशन, जो सीडीयू से जुड़ा है, उससे संवाद हुआ होसबोले का। ये लॉबिंग नहीं है, ये नैरेटिव हाईजैकिंग है। आरएसएस की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच असल में यूएस सीआईआरएफ का सैंक्शन सिफारिश के प्रति एक घबराई हुई प्रतिक्रिया है, एक नी जर्क रिएक्शन। अगर ये सैंक्शन लागू हो गए तो आरएसएस के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहां तक कि डायस्पोरा भारतीयों में भी एक बड़ी मुश्किल होगी। ये रकीब हमीद नईक, जो संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट,
CSOH इन्होंने कहा है, और ये भी अल जजीरा में उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ। होसबोले का पश्चिमी दौरा अप्रैल 2026 में 6+10+2 दिन का, लंदन रग्वी 6 दिन, अमेरिका के कई शहरों में रहे वो करीब 10 दिन, जर्मनी में रहे 2 दिन, और इन तमाम दौरों में वो अपनी इमेज बिल्डिंग का एक पूरा खाका लेकर गए थे और उन्होंने बैठकें की। और ये आरएसएस की आधिकारिक वेबसाइट पर ये डेटा उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 15 मई को ये डेटा उपलब्ध किया गया। दूसरा पक्ष इसका यह है कि आरएसएस जो तर्क देती है, होसबोले ने कहा कि हमारे खिलाफ जो आरोप हैं पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सुपरमेसी, ये सब गलतफहमियां हैं। हम एक सांस्कृतिक आंदोलन है, हम संवाद करने आए हैं, सफाई देने नहीं आए। क्या ये तर्क पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ईमानदारी से नहीं खारिज किया जा सकता। आरएसएस ने ऐतिहासिक रूप से बाढ़, भूकंप और महामारी में राहत कार्य किए। उनके एजुकेशन और हेल्थ नेटवर्क ग्रामीण भारत में काम करते हैं। ये उनका विजुअल वर्क है और इसे डिसमिस करना एक तरफा होगा। करते हैं वो ये काम, लेकिन यही सीन वर्सेस अनसीन का खेल आता है। जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है सेवा कार्य, जो नहीं दिखाई देता वो एक वैचारिक ढांचा जिसमें राष्ट्र और हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। जो दिखाई देता है हम सबको, होसबोले का चैथम हाउस में संवाद, जो नहीं दिखाई देता है उस संवाद के लिए आया पैसा, वो एजेंडा जिसे पुश किया जा रहा है। और सबसे बड़ा तर्क यह है इस पूरे मामले में, क्या USCIRF खुद निष्पक्ष है? क्या अमेरिका जो खुद इस्लामोफोबिया और रेडिकल वायलेंस से जूझ रहा है, उसको भारत की माइनॉरिटी राइट्स पर लेक्चर देने का हक है? शायद नहीं है, नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तर्क इस सच्चाई को नहीं मिटाता कि 2025 में क्रिश्चियन हेट स्पीच इवेंट 41% बढ़े। डेटा का कोई जवाब नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आरएसएस अच्छा है या आरएसएस बुरा है। सवाल यह है कि एक ऐसा संगठन जो दशकों से किसी भी सरकारी फाइनेंशियल ऑडिटिंग के दायरे से बाहर रहा हो, जो 2500 से ज्यादा संगठनों को संचालित कर रहा हो, जो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की वैचारिक मां हो, वो जब पश्चिमी लोकतंत्रों की राजधानियों में जाकर नैरेटिव वॉर लड़े तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? अपूर्वानंद ने यह कहा कि वो दुनिया में दक्षिणपंथी संगठनों का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। आरएसएस की ये कोशिश है। कितने कामयाब होंगे नहीं, ये अलग बात है। ये बात सही हो सकती है, ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती है। और यही सबसे भयावह बात भी है, क्योंकि जब एक संगठन जिसे उसके ही देश का सर्वोच्च न्यायालय बैन कर चुका हो और जिसे एक अमेरिकी आयोग सैंक्शन की सिफारिश कर चुका हो, वो विदेशी थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस करने में सफल हो जाए, तो सवाल ये नहीं रहता कि उसका पैसा कहां से आया। सवाल ये बन जाता है उसके बाद कि हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इतनी खरीदी जा सकती हैं, वो कितनी सस्ती है। ये सवाल किसी एक देश का सवाल नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र का सवाल है, डेमोक्रेसी का। जवाब आप खोजते रहिए, खोजना चाहिए आपको। लेकिन आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है, ये सवाल लोग कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इन विदेशी दौरों के बाद एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं किसी स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया।